ये लो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो लेट अस स्टार्ट। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई डू यू फॉल इल। एज वी ऑल ऑफ यू नो दैट कि दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू योर हेल्थ, और हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मोर इंपॉर्टेंट देन योर स्टडी, ऐसा नो। इसी वजह से क्या हुआ है, कोरोना वायरस ओमिक्रॉन के डर की वजह से ही तो आप लोग को ऑनलाइन क्लास लेना पड़ रहा है, क्योंकि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट देन, भले क्लास चले या ना चले। क्लियर? यस सर। तो चलो, हेल्थ Yes, इतना sir. इम्पोर्टेंट है और ये आपके क्लास 9 के एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इसको आप नॉन सीरियस लेके नहीं पढ़ सकते। इस चैप्टर के प्रति आपको थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा। इस चैप्टर से जो आप कुछ लर्न करो उसके अपने लाइफ में अप्लाई करने की भी कोशिश करो। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू यू फॉल इल। इस चैप्टर में जो एक्टिविटी 13.1 है बेटा, इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है वो हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है। कैसे? जैसे कि कहीं कोई रह रहा है, वहां पे अर्थक्वेक आ रहा है, उनके घर गिर जा रहे हैं तो उनको चोट लग सकती है, तो उनको डैमेज, फिजिकल डैमेज भी तो हेल्थ इशू है। या साइक्लोन एरिया में कोई रह रहा है, वहां काफी ज्यादा रेनफॉल होगा, फ्लड हो जाएगा, तो उनको वाटर बॉर्न डिजीज हो सकते हैं। ड्रॉट कंडीशन में यदि आप है, वो सूखा है, तो आपको क्या होगा, वाटर की कमी हो जाएगी बॉडी में। ठीक है? यदि वाटर अच्छे से अवेलेबल नहीं होगा तो अनक्लीन, डर्टी वाटर पीने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, उसकी वजह से आपको डिजीज हो सकता है। तमाम तरह के जो हमारे इन्वायरमेंट है फिजिकल, जो वेदर कंडीशन है, जो नेचुरल डिजास्टर है, वो सबके सब हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट करते हैं। अगर इस सेंस में हम हेल्थ को समझें, हेल्थ अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग बुक ओपन रखिएगा और एक पेंसिल ले लीजिएगा, जहां मैं हाईलाइट करने के लिए कहूंगा, अंडरलाइन करने के लिए कहूंगा, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। When we do this exercise, we realize that health and disease in human communities are very complex issues. अगर हम लोग ऊपर वाले एक्टिविटीज को समझें, जैसे हमको एक बात समझ में आ रही होगी कि हेल्थ और डिजीज दोनों ही अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं, विथ मेनी इंटरकनेक्टेड कॉजेज। इनकी कोई एक कारण नहीं है, ढेर सारे कारण हैं और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है? वी आल्सो रियलाइज दैट द ideas of what health and disease mean are themselves very complicated. हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, ये अपने आप में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं। ठीक? When we ask what causes disease and how we prevent them, we have to begin by asking what this notion means. तरह की यदि इसका हमको समझना होगा तो हमको इसके नोशंस को समझना होगा। नोशन मतलब इसका भाव, इसका मतलब क्या है ओवरऑल। We have seen that cells are the basic unit of organism. Cells are made up of varieties of chemical substances, protein, carbohydrate, fat and lipids. तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसा कि आप सब कोई जानते हैं। दूसरा चीज, ये किस चीज से मिलके बना है? तो बायोमॉलिक्यूल से मिलके बना है। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, लिपिड हो गया। दूसरी चीज, सेल एक डायनेमिक प्लेस है। डायनेमिक प्लेस का क्या मतलब होता है, कोई बता सकते हैं? व्हाट मीन्स डायनेमिक? देखो, डायनेमिक का मतलब होता है बेटा जहां कुछ ना कुछ होता रहे, कुछ ना कुछ मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है? आप लोग डायनेमिक सोचिए, मैं पानी पी रहा हूं, ठीक। तो डायनेमिक बारे में कुछ आइडिया मिला? देखो मैं बताता हूँ। देखो, डायनेमिक प्लेस का मतलब होता है जैसे कि सेल के अंदर ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड है, तो उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन हमारे सेल के अंदर होते रहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जिसकी वजह से उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट होते रहते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डायनेमिक प्लेस। भले सेल कितना छोटा हमको दिखाई न दे, हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ हमेशा होता रहता है, चाहे एक सेल से नए सेल का बनना हो, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। वही चीज लिखा है, समथिंग और अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड देम, complex reaction and repair goes on inside cells.
न्यू सेल्स आर बीइंग मेड। तो न्यू सेल आर बीइंग मेड का क्या मतलब हुआ? सेल डिवीजन। और क्लास 9th में जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर है, इसमें सेल डिवीजन का भी एक सेक्शन है। तो सेल डिवीजन आप लोग पढ़े हो कि नहीं? ये कोई बता सकते हो व्हाट इज सेल? कैसे पढ़े हैं? याद है कि भूल गए? देखो अभी हम लोग प्रीवियस क्लास में 9th बी के बच्चों को भी पढ़ा रहे थे, तो वहां पे मैंने सेल डिवीजन समझाने के लिए पूरा डायग्राम बनाया हुआ है। एक बार आप लोग को भी हम सेल डिवीजन इसी डायग्राम से समझाते हैं। क्लियर? ओके। तो वो सेल डिवीजन मतलब सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेलुलर रिप्रोडक्शन मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का बनना, यानी एक सेल से नए सेल के बनने को भी तो हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो कि सेलुलर रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसी को सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन दो तरह का होता है। पहला टाइप है माइटोसिस सेल डिवीजन, और दूसरा टाइप हमारा नीचे हो जाएगा यहाँ पे मियोसिस डिवीजन। तो हम बात करेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन क्या है। यहाँ पे एक मदर सेल होता है जिससे 2 डॉटर सेल बनते हैं, और इन डॉटर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो सेम होते हैं जितने की मदर सेल में। हाँ, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि मदर सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम्स है, तो डॉटर सेल में भी 23 पेयर क्रोमोसोम्स होंगे, और 1 से 2 का बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन, जहां 1 मदर सेल टू 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये तो क्रोमोसोम्स के नंबर्स मैंने सेम बोल दिए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आएगा, सर ये व्हाट इज क्रोमोसोम्स? ये क्रोमोसोम्स क्या है? यस सर नो? तो आप में से बताओ क्रोमोसोम्स क्या है? चलो कोई नहीं। तो क्रोमोसोम्स कुछ नहीं होता बेटा, क्रोमैटिन मटेरियल होता है। जैसे सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल होता है जो इंटैंगल थ्रेड जैसा होता है, उलझे हुए धागों जैसा। लेकिन जब सेल को डिवीजन करना होता है, यही क्रोमैटिन मटेरियल सिस्टमेटाइज हो जाते हैं, थोड़ा पैक कर लेते हैं अपने आप को, और क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आ जाते हैं। यानी क्रोमैटिन मटेरियल ही क्रोमोसोम्स है। जब सेल को डिवीजन करना होता है, यही क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये क्रोमैटिन मटेरियल किस चीज से मिलकर बना होता है? इसका आंसर है डीएनए प्लस प्रोटीन। क्वेश्चन है किस तरह का प्रोटीन? तो आंसर है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलके ये क्रोमैटिन मटेरियल को बनाते हैं, और ये क्रोमैटिन मटेरियल आगे चल के क्रोमोसोम्स को बनाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोसिस डिवीजन तो समझ में आ गया कि फ्रॉम 1 मदर सेल टू 2 डॉटर सेल्स, इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर सेम होंगे। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए का फुल फॉर्म में आप लोग ध्यान याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टेक प्लेस कहाँ होता है? तो हमारे नॉर्मल बॉडी में होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है। अगर हमको कहीं चोट लग जाए बॉडी में तो उसकी रिपेयर भी होती है। रिपेयरिंग एंड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है माइटोसिस डिवीजन। अब हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस की खास बात क्या है कि हमारा मदर सेल है। ठीक है, ये मदर सेल हो गया। ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में 2 डॉटर सेल बनेंगे जिनमें क्रोमोसोम्स के नंबर सेम होंगे, इक्वल टू मदर सेल। लेकिन उसके तुरंत बाद ये सेकेंड स्टेप भी होता है, और इस सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि इन दोनों डॉटर सेल से 4 डॉटर सेल फॉर्म हो जाते हैं, और ये दोनों स्टेप कंटिन्यूअस होता है। इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंटली, मतलब एक के बाद एक तुरंत। इसमें कोई गैप नहीं होता है, इसमें डीएनए को कॉपी होने का टाइम नहीं मिलता है। जैसे ये बना तुरंत ये फर्दर डिवीजन की ओर चला जाएगा और 1 से 4 बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ओवरऑल 1 मदर सेल टू 4 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, तो वो आपका क्या हो गया? मियोसिस डिवीजन हो गया। लेकिन होता क्या है, जब फर्स्ट स्टेप तक क्रोमोसोम की संख्या इक्वल है, लेकिन जब सेकेंड स्टेप में जाते हैं डीएनए की कॉपी होने का या क्रोमोसोम्स के डबल होने का चांस नहीं होता है, तो जो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं? हाफ हो जाते हैं। अगर मान लो यहाँ 46 क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे 23, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका ये 23 क्रोमोसोम्स हो जाएगा। क्लियर? यहाँ क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मियोसिस टेक प्लेस कहाँ करता है? इसका आंसर है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम में। इसी मियोसिस डिवीजन की मदद से ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। क्लियर? मेल गैमेट मतलब स्पर्म सेल, फीमेल गैमेट मतलब एग सेल।
क्लियर। तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पे मियोसिस डिवीजन टेक प्लेस करता है। अभी क्लास 10 में एक चैप्टर आएगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो वहां पे आपको इस डिवीजन के बारे में पता होना चाहिए। वहां फिर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि आप लोग को सेल डिवीजन रिमेंबर है कि भूल गए, ठीक है। ये सारी चीजें सेल डिवीजन के बारे में आप लोगों को क्लास 9 की चीजें रिकॉल करा दिया हूँ, और आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग क्लास 9 में हो ही, तो वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला जो चैप्टर है उसमें सेल डिवीजन में क्या लिखा है एनसीईआरटी में, तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ओके। तो जो न्यू सेल बन रहा है इसकी वजह से भी क्या है, सेल मेरा एक डायनेमिक प्लेस है। इन आवर ऑर्गन्स आर टिश्यूज देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज गोइंग ऑन। हमारे ऑर्गन और टिश्यू में अलग अलग तरह के वेरियस एक्टिविटीज होते रहते हैं, जैसे कि द हार्ट इज बीटिंग, द लंग्स आर ब्रीदिंग, द किडनी इज फिल्टरिंग यूरिन एंड द ब्रेन इज थिंकिंग। सबका अपना अपना स्पेशल काम है। ब्रेन का काम थिंकिंग करना है, किडनी का काम यूरिन को फिल्टर करना है, ठीक है, और हार्ट का काम है लगातार बीट करना, धड़कना। ऑल दिस एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड, सारी एक्टिविटीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर कोई एक एक्टिविटीज नहीं होगा अच्छे से तो उसका इम्पैक्ट आपको दूसरी एक्टिविटीज पे भी देखने को मिलेगा। जैसे इफ द किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, पॉइजनस सब्सटेंस विल एक्यूमुलेट, ठीक है। अंडर सच कंडीशंस द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली। अगर किडनी जो है यूरिन को फिल्टर नहीं करेगा तो पॉइजन सब्सटेंस हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा ब्रेन है वो अच्छे से सोच नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड। इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से आएगा, फूड से। इसलिए लिखा है फूड इज नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शंस। अगर फूड प्रॉपर मिलेगा तो क्या होगा, एनीथिंग दैट तुम्हारी बॉडी की सारी फंक्शन प्रॉपर होगी, ये हमारे बॉडी अच्छे से पूरी तरह से फंक्शन करेगा, तो क्या होगा, हम हेल्दी रहेंगे। Anything that prevent proper functioning of cells and tissues will lead to a lack of proper activities of the body. अगर हमारे बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा, कोई चीज जो प्रिवेंट कर रहा है, उससे हमारा को क्या हो जाएगा, डिजीज हो जाएगा। इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट वी विल लुक एट द नोशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस लेवल तक हम लोग हेल्थ और डिजीज को समझेंगे जो हमारे फूड से जुड़ा हुआ है। हम क्या खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं, ठीक है, कितना खाते हैं। ज्यादा भी खा लोगे तो भी नुकसान है ना, और कम खाओगे तो भी नुकसान है। क्लियर। वो लोग बात करते हैं हेल्थ एंड इट्स फेल्यूर। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट पूछ सकते हो, अदरवाइज चैट सेक्शन है वहां पे भी आप लोग टाइप करोगे तो वहां से मैं आप लोगों का क्वेश्चंस देख सकता हूँ, ठीक है। अब आते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ पे, मतलब हेल्थ का क्या महत्व है। वी हैव हर्ड द वर्ड health used quite frequently. We use it ourselves as well. When we say things like, my grandmother's health is not good. Our teachers use it when they scold us saying, this is not a healthy attitude. What does the word health means? तो हेल्थ हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते रहते हैं, अपने फ्रेंड से रिलेटिव से पूछते रहते हैं, व्हाट्स अबाउट योर हेल्थ, हाउ आर यू। जब हाउ आर यू ही पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आपका हेल्थ पूछ रहे हो कि आप स्वस्थ हो कि नहीं हो, ठीक है। और दूसरी चीज, टीचर आपको समटाइम बोलता है कि दिस इज नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड, ये आपके बिहेवियर को लेके बोलता है कि आप क्लासरूम में कैसा बिहेव कर रहे हो, वो रॉन्ग बिहेवियर है, ये आपका हेल्दी एटीट्यूड नहीं माना जाएगा। माना जाएगा कि आप पूरी तरह से फिट नहीं हो, फिर कुछ मेंटल इश्यू है। मैं बोला कि क्लासरूम में यदि कोई रॉन्ग बिहेव कर रहा है, एब्यूजिंग वर्ड यूज कर रहा है, मतलब वो हेल्दी नहीं है, उसको मेंटल इश्यू हो सकता है या सोशल इश्यू हो सकता है। क्लियर। इफ यू थिंक अबाउट इट, वी रियलाइज दैट if we think about it, we realize that it always implies the ideas of being well. We can think of this well-being as effective functioning. Well-being का मतलब क्या होता है, effective functioning। यदि हम करें I am well, इसका मतलब हमारी जो बॉडी की फंक्शन है वो सभी अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारा जो पूरी बॉडी है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है, किडनी है, ब्रेन है, सब अच्छे से काम कर रहे हैं। ऐसे ब्रेन है तो मतलब आपका मेंटल है। अगर आप कुछ भी बोल दे रहे हो बिना सोचे समझे, इसका मतलब आपको अपने टंग पे कंट्रोल नहीं है, मतलब आपका माइंड जो है आपके टंग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मतलब कुछ तो मेंटल इश्यू होगा ही। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, पीपल्स लोग बोलने के बाद सोचते हैं कि अरे मुझसे गलत बोला गया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसके बाद अफसोस करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप बोलने से पहले
2 मिनट थोड़ा या 1 मिनट टाइम लेकर उसको रियलाइज कर लो कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि फॉर आवर ग्रैंड मदर्स being able to go to the market or to visit neighbors is being well and not being able to do such things is poor health। क्या कह रहा है कि एक हमारी दादी के लिए क्या है कि हेल्थ का क्या क्राइटेरिया है कि यदि वो अपना बेसिक काम कर सके, मार्केट जा सके, तो हेल्दी मानी जाएंगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो उनका हेल्थ खराब है। हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमारे लिए दूसरा क्राइटेरिया, हम लोग खेल कूद पा रहे हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर पा रहे हैं कि नहीं, तब हम हेल्दी माने जाएंगे। Being interested in following the teaching in the classroom so that we can understand the word is called a healthy attitude। अगर टीचर आपको पढ़ा रहा है क्लासरूम में, आप चीजों को समझ रहे हो, तो वह हेल्दी एटीट्यूड है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। While not being interested is called the opposite। Health is therefore a state of being well enough to function well physically, mentally and socially। क्लियर। पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम में। अच्छा, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो। हेल्थ इज देयरफॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है हेल्थ का, जो WHO ने दिया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ, यहाँ ये समझना चाहता है कि अगर हेल्थ में आपको फिजिकल, मेंटल, सोशल तीनों लेवल को ठीक करना है तो आप अकेले नहीं कर सकते। आपको आपकी सोसाइटीज की, आपके लोगों की, इन्वायरमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो चीजों को करने के लिए आपको कम्युनिटी भी सही होनी चाहिए, उसको बारे में डिस्कस करते हैं। इफ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग्स, इट कैन नॉट बी समथिंग दैट each one of us can achieve entirely on your own। ये सभी चीजों को आप अपने अकेले दम पे अचीव कर सकते हैं। मान लो फिजिकल फिटनेस को अचीव कर लोगे, मान लो मेंटल को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सोशल बिहेवियर का क्या करोगे? लोग जैसे इन्वायरमेंट रहते हैं, लोग उसी तरह से बन जाते हैं। खराब इन्वायरमेंट में है, वहां के लोगों के बोलने का तरीका नहीं है, तो वैसे आप भी वैसी चीजें सीखोगे। सोसाइटी से ही हम लोग, बच्चे लोग सीखते हैं ना। यदि कोई आगे चल के एब्यूजिंग वर्ड को यूज करता है तो कैसे बच्चे एब्यूजिंग वर्ड बोलना सीखते हैं? क्वेश्चन ये है, उसके सोसाइटी के लोगों ने तो उनको सिखाया होगा, जहां वो रहते हैं उनके एनवायरमेंट से तो उनको सीखा होगा एब्यूजिंग वर्ड बोलना या लोगों को परेशान करना। यस नो? यस। ये हमारे इन्वायरमेंट ही हमारे बिहेवियर को डिसाइड करते हैं और हमारा बिहेवियर ही हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है। अगर आपका अच्छा बिहेवियर नहीं है, आप लोगों को मिसट्रीट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो आप हैप्पी नहीं रह पाओगे। अगर आप हैप्पी नहीं रहोगे तो हेल्दी भी नहीं हो पाओगे। इस वजह से बिहेवियर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हेल्थ के लिए। द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स और देयर एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द फिजिकल एनवायरनमेंट। So for example, health is at risk in a cyclone in many ways। साइक्लोन मतलब जहाँ साइक्लोन आता है, ऐसे एरिया में अगर आप रह रहे हो तो आपका हेल्थ क्या है? रिस्क कंडीशन में है, क्योंकि वहां साइक्लोन आएगा, आपको चोट लग सकती है, आप परेशान हो सकते हो तमाम तरह के इश्यूज से। ठीक है। ह्यूमन बीइंग लिव्स इन सोसाइटीज और सोशल एनवायरनमेंट देयरफॉर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ। हमारा सोशल एनवायरनमेंट, हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। वी लिव इन विलेजेस, टाउन्स और सिटीज। तो विलेज में रहने वाले लोगों का बिहेवियर देखो अलग होगा, टाउन्स में रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल या रहने का तरीका अलग है। बड़े बड़े सिटीज जैसे दिल्ली है, कोलकाता, मुंबई, वहां के रहने के लोगों का तरीका देखो अलग है, क्योंकि वहां का सोशल एनवायरनमेंट अलग है। इन सच प्लेसेस यू नो आवर फिजिकल एनवायरनमेंट इज डिसाइडेड बाय आवर सोशल एनवायरनमेंट। ये मैंने बात क्लास में डिस्कस किया था कि हमारा सोशल एनवायरनमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सोशल एनवायरनमेंट सही है और फिजिकल एनवायरनमेंट थोड़ा गड़बड़ है तो हम उसको सही कर सकते हैं, अगर हमें सबको एक दूसरे से मिलजुल करके कोऑपरेट करें तो। ठीक है। कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ नो एजेंसी एंश्योरिंग दैट गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड। क्या होगा अगर कोई एजेंसी नहीं होगी जो गार्बेज को डिस्पोज और कलेक्ट करे? What would happen if no one takes responsibility for clearing the drains and ensuring that water does not collect in the streets or open spaces? अगर कोई ध्यान देने वाला नहीं होगा कि ड्रेन सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, वाटर कहीं ओवरफ्लो करके
रोड पे आ जा रहा है या वाटर स्टैग्नेंट हो जा रहा है, इस बात से कोई टेकिंग केयर नहीं करेगा, यानी पब्लिक क्लीनलीनेस नहीं रहेगी, हमारे हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। So, if there is a great deal of garbage thrown in our streets, or if there is open drain water lying stagnant around where we live, the possibility of poor health increases. अगर चीजें क्लीन नहीं है, वहां पे हम रह रहे हैं, तो हमारे पुअर हेल्थ होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। Therefore, public cleanliness is important for individual health. इस लाइन को चाहो तो आप लोग अंडरलाइन कर लो कि public cleanliness is important for the individual health. नेक्स्ट है एक्टिविटी 13.2 एंड 13.3। क्या करें? फाइंड आउट व्हाट प्रोविजंस आर मेड बाय योर लोकल अथॉरिटीज फॉर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए आपकी लोकल अथॉरिटीज क्या कर रहे हैं, इसको पता करो। आर ऑल द पीपल इन योर लोकेलिटी एबल टू एक्सेस दिस। आपकी लोकेलिटी में रहने वाले लोग क्या इसको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को एक्सेस कर पा रहे हैं? ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि अगर आपकी लोकेलिटी में लोग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को एक्सेस नहीं कर पा रहे, मान लो आप कर रहे हो, आप यहाँ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, अपने घर में फिल्टर लगवा रखा है एक्वा का या किसी भी कंपनी का, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में लोग के पास फिल्टर नहीं है, वो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर पीने को मजबूर है, तो आपके अड़ोस पड़ोस में लोग बीमार होंगे। वो बीमार होंगे तो इन्फेक्शन फैलेंगे हवा में, और वो आपके यहाँ भी पहुंच जाएगा इन्फेक्शियस डिजीज। समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Find out how your local authorities manages the solid waste generated in your neighborhood. Solid waste मतलब जो भी कचरा है उसको कैसे मैनेज कर रहा है। Are these measures adequate? जो भी मैनेज हो रहा है क्या वो पर्याप्त है? If not, what improvement would you suggest? अगर नहीं है तो आप क्या सजेस्ट करोगे? At last, what could your family do to reduce the amount of solid waste generated during a day or week? देखो आप लोग भी अपने लेवल पे काम कर सकते हो। आप लोग को ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम पॉल्यूशन हो। जैसे आप प्लास्टिक जाते हो, सब्जी लेने मार्केट में जाते हो, तो आप उस ठेले वाला प्लास्टिक देता है क्योंकि भाई उसका काम है देना। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि घर से थैला ले जा सकते हो, उसको प्लास्टिक लेने से ही मना कर दो, तुमको प्लास्टिक नहीं चाहिए, आप मुझे थैले में वेजिटेबल्स दो। या आप लोग बाई चांस थैले में प्लास्टिक के वेजिटेबल्स घर ले गए तो उसको रीयूज करो, उसमें से वेजिटेबल्स निकालने के बाद उसको वापस से पैक कर लो, धुल लो उसको, फिर ताकि दोबारा उसको आप क्या करो, मार्केट में उस प्लास्टिक के बैग को रीयूज कर सको। यदि आप चीजों को रीयूज करोगे तो आप इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हो, बचा रहे हो पॉल्यूट होने से, आप वेस्ट को कम से कम जनरेट कर रहे हो। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। Yes, sir. We need food to be healthy, and this food will have to be earned by doing work. For this, the opportunity to do work has to be available. देखो आपको एक चीज पता है, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। आपको यदि खाना खाना है तो आपको मनी चाहिए, क्योंकि मनी एक करेंसी है जिसकी वजह से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन मनी आप कैसे अर्न करोगे? इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, और जॉब आप तब कर पाओगे जब आपको जॉब अपॉर्चुनिटी रहे, और जॉब अपॉर्चुनिटी आपको तब मिलेगी जब उसका देश की, उस कंट्री की जहां पर रह रहे हो, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी रहे। ऐसा ना, गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत ज्यादा जॉब्स होते नहीं बच्चों, प्राइवेट सेक्टर में ही बहुत ज्यादा जॉब मिलते हैं, और प्राइवेट सेक्टर तभी अच्छा रहेगा जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा रहेगा तब। नेक्स्ट है, वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। देखो भाई बात है, हमको यदि खुश रहना है, यदि स्वस्थ रहना है तो खुश भी रहना होगा। ऐसा नो, अगर हम लोगों को गलत बिहेव करेंगे तो लोग भी हमारे साथ गलत बिहेव करेंगे, इस डर से हम लोग जिएंगे और खुश नहीं रह पाएंगे। Yes, sir. And if we mistreat each other and are afraid of each other, we cannot be happy or healthy. Social equality and harmony are therefore necessary for individual health. We can think of many other such examples of connection between communities issues and individual health. तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। करा कि आपको सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी जरूरी है, हार्मोनी मतलब तालमेल, आप लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करो। ठीक है? सामाजिक समानता मतलब आप समझ ही रहे हो कि किसी भी कास्टिज्म सिस्टम पे आप बिलीव नहीं करो, अप कास्ट है कि डाउन कास्ट है, या छुआछूत जैसी चीजों पे आप लोग बिलीव ना करें, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। तो अब टाइम हो चुका है बच्चों, अब हम अपने रिकॉर्डिंग सेशन को पहले क्लोज करते हैं।